केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार कभी भी गिर सकती है। अब कौन सी पहले गिरेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और अब इसी कयासों के बीच एक और जेडीयू का बयान आ गया है, जिसके बाद से एनडीए सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि जेडीयू ने साफ साफ कह दिया है कि वक्फ बिल पर बनाई गई जेपीसी में उनके प्रतिनिधि मुसलमानों की चिंताओं को उठाएंगे। यानी जेडीयू ने वक्फ बोर्ड बिल पर रिवर्स गियर मार दिया है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होगी, इसके संकेत पहले भी मिल गए थे। और इसके संकेत तब मिले थे जब खुद नीतीश कुमार ने, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वक्फ की जमीनों पर 21 मदरसे बनाने का ऐलान किया था। और अब एक बार फिर से जेडीयू के रुख ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। केंद्र की एनडीए सरकार हो या फिर बिहार की, दोनों ही सरकारों के पास मामूली बहुमत है। दोनों ही सरकारें अल्पमत की सरकारें हैं। कुछ सदस्य हटे कि सरकार गिर जाएगी, ये बात बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। अब इस कमजोरी के साथ बिहार में तो बीजेपी पहले ही जूझ रही थी, और अब जब केंद्र में भी उसके पास बहुमत नहीं आया, तो ये कमजोरी अब केंद्र में भी उसकी टेंशन को बढ़ा रही है। और इस बीच अब पटना से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। संकेत तो यहां तक मिल रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, जिससे बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बिहार में नीतीश कुमार ने जिस दिन से पलटी मारी थी, उसी दिन से उनकी सरकार संकट में फंसी हुई दिखाई दे रही है। एनडीए के पास विधानसभा में बहुमत से सिर्फ 5 विधायक ज्यादा हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार बिहार में समय से पहले चुनाव कराने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वो कोशिश कर रहे थे कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा हो जाए, लेकिन क्योंकि तेजस्वी यादव की जबरदस्त लोकप्रियता है बिहार में, इसी के चलते बीजेपी ने कोई रिस्क नहीं लिया और बीजेपी ने नीतीश की डिमांड को दरकिनार कर दिया या नहीं माना, जो भी कह सकते हैं। फिलहाल जो है, नीतीश की बात को तवज्जो नहीं दिया गया। नीतीश बीजेपी के दबाव में विधानसभा भंग नहीं कर पाए उस समय पर, क्योंकि नीतीश को बीजेपी की जरूरत थी। उस वक्त नीतीश को अगर सत्ता में बनी रहना था तो उन्हें बीजेपी की जरूरत थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि अब नीतीश की जरूरत बीजेपी को है, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अब उनके हाथ से सत्ता फिसलती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश की बात यहां पर हो रही है। नीतीश अभी भी नए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अब इसी बीच क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि महागठबंधन की तरफ से बिहार में सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं, शुरू कर दी गई हैं। अब जेडीयू और बीजेपी की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी के विधायकों के पाला बदलने की खबरें भी लगातार आ रही हैं, जिससे बीजेपी भी परेशान है और जेडीयू भी परेशान है। बिहार में अगर 1 दर्जन विधायकों ने भी पाला बदल दिया तो जेडीयू की सरकार गिर जाएगी, एनडीए सरकार गिर जाएगी। और इसी बात का डर नीतीश कुमार को भी है, बीजेपी को भी है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं। दरअसल जेडीयू विधायकों के अंदर केंद्र सरकार के कई फैसलों को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। यही वजह है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं चल पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें ललन सिंह की, तो ललन सिंह की भी जेडीयू विधायकों ने नीतीश कुमार से शिकायत की है। ललन सिंह का जो पिछले दिनों जो रवैया रहा है, अमित शाह से उनकी नजदीकी रही है, या वक्फ बिल पर जिस तरह से वो समर्थन करते नजर आए थे संसद में, इन तमाम चीजों की वजह से उनके खिलाफ जेडीयू के नेताओं की नाराजगी बढ़ रही है और उनके खिलाफ नीतीश कुमार की भी नाराजगी बढ़ रही है, जिसका नतीजा ये रह रहा है कि ललन सिंह को अब अलग थलग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें जेडीयू से साइडलाइन किया जा रहा है। और इसकी तमाम खबरें आ रही हैं, तमाम खबरें ये बता रही हैं कि ललन सिंह से अब दूरी बना रही है जेडीयू और नीतीश कुमार। ललन सिंह जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में मोदी सरकार का समर्थन करते हुए नजर आए थे, उसके बाद से ही जेडीयू के अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं। और आरजेडी की तरफ से, यानी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, उन्हें अपने पाले में करने की कोशिश तेज हो गई है। यानी कहा जा सकता है कि आरजेडी मौके का फायदा उठा रही है। जो नाराजगी देखने को मिल रही है, उसका फायदा अपने पाले में भुनाने की उसको कोशिश कर रही है। वहीं जेडीयू विधायकों की दूसरी बड़ी जो नाराजगी निकल कर आ रही है, वो आ रही है संविधान आरक्षण और जाति जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर, क्योंकि बीजेपी इन दोनों ही मुद्दों पर जेडीयू से बिल्कुल अलग है। संविधान को लेकर तमाम तरह के बीजेपी नेताओं के बयान ही आते रहते हैं, जिससे बीजेपी पहले ही घिरी हुई है। इतना बुरी तरह घिरी कि उसका असर लोकसभा चुनाव के नतीजों में भी देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ जाति जनगणना मुद्दे की बात करें तो जाति जनगणना के मुद्दे पर भी बीजेपी जो है
घिरी हुई है क्योंकि वो उसके लिए राजी नहीं है, और इधर जेडीयू बार बार जाति जनगणना कराने की मांग उठा रहा है और बिहार में तो जाति जनगणना हो भी चुकी है। तो ऐसे में बीजेपी और जेडीयू की राहें या कहें विचार इस मामले पर एक नहीं होते हैं। अब जाति जनगणना मुद्दे को लेकर, क्योंकि अभी एनडीए की सरकार है, बिहार के साथ है जेडीयू, ऐसे में विपक्ष तरह तरह के सवाल भी उठाता है, जेडीयू पर भी सवाल उठाता है। तो उसका जवाब जेडीयू नहीं दे पा रही है क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार में है। इसके बाद से ही जेडीयू के अंदर नाराजगी अब बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी का जो दूसरा सहयोगी उससे नाराज दिखाई दे रहा है वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान का जिक्र यहां करना इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है। ये माना जाता है कि चिराग पासवान मोदी को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, इस तरह के तमाम दावे किए जाते हैं। लेकिन अब चिराग पासवान का एक अलग ही रुख देखने को मिला है। कुछ ही दिनों की जो सरकार अभी हुए हैं, 80 से 83 दिन जो सरकार को हुए हैं बने हुए, इसमें ऐसे 3 फैसले देखे गए हैं जिस पर चिराग पासवान जो है एनडीए या बीजेपी से अलग स्टैंड लेते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अब एक और बयान जो आ जाता है, जैसे कि चिराग पासवान ने पहले तो झारखंड में 28 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। ये पहली चीज जो चिराग और मोदी या कहें चिराग और बीजेपी के बीच दूरियां दिखा रही है। वहीं चिराग मोदी सरकार के कई फैसलों का विरोध कर रहे हैं, ये दूसरी वजह है। चाहे वक्फ बिल की बात हो या लेटरल एंट्री हो या फिर सीएए या जाति जनगणना हो, चिराग हर मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ स्टैंड ले रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि 80 से 83 दिन ही हुए हैं इस सरकार को बने हुए, चिराग पासवान का समर्थन दिए हुए, और उसमें 3 बार ऐसा हुआ है कि चिराग ने अलग अलग मुद्दों पर जो है मोदी सरकार के खिलाफ अपनी राय दी है या मोदी सरकार से इतर अपनी राय दी है। इस बीच अब ये भी खबर आ रही है कि चिराग की आरजेडी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और इसके बाद से बीजेपी के अंदर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब तो बीजेपी का हनुमान या कहें मोदी का हनुमान भी उनसे बिफरता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने चिराग के मुकाबले एक बार फिर से पशुपति पारस को अपने साथ ले लिया। यानी बीजेपी जब ये समझ रही है कि चिराग नाराज हैं, तो उसके बदले में वो पशुपति पारस से अपनी नजदीकी बढ़ा रही है, ऐसा कहा जा रहा है। खबर ये भी आ रही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पशुपति पारस से उनके पटना आरएलजेपी के कार्यालय में मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के बाद से कहा जा रहा है कि चिराग पासवान पर ना तो बीजेपी को भरोसा रहा है और ना ही चिराग को अब बीजेपी पर ज्यादा भरोसा रह गया है। इस बीच पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी की तरफ से इसे लेकर बड़ा बयान भी सामने आ गया। पशुपति के सलाहकार संजय सराफ ने कहा कि अगर हम पिछले कुछ हफ्तों के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालें तो केंद्र सरकार के लिए यह शर्मनाक रहा होगा कि उसके अपने गठबंधन सहयोगी एलजेपीआर, जो केंद्र सरकार में शामिल भी है, वो ही केंद्र के फैसलों के खिलाफ बोल रही है। एलजेपी रामविलास नेतृत्व के लिए बेहतर होता है कि वो इन मुद्दों पर खुलकर बोल लें और केंद्र सरकार को शर्मिंदा करने के बजाय एनडीए के अंदर अपनी चिंताओं को उठाते। हमने लगातार कहा है कि गठबंधन सहयोगियों की इस तरह की सार्वजनिक आलोचना से एनडीए के अंदर मतभेद ही पैदा होगा। यानी साफ है, पशुपति पारस जो कुछ दिनों पहले एनडीए छोड़ने का मन बना रहे थे क्योंकि बीजेपी की नजर में वो चिराग की तुलना में जनता के बीच कम लोकप्रिय थे, यहां तक कि जब बीजेपी ने उनके मन मुताबिक सीटें उन्हें नहीं दी थी तब भी नाराजगी देखने को मिली थी। अब ऐसे में अचानक ही बीजेपी के लिए ये जरूरी हो गए हैं। यानी साफ है कि बीजेपी को भी एहसास हो रहा है कि चिराग उसका साथ कभी भी छोड़ सकते हैं। यानी बीजेपी जिसे मजबूत मान रही है वो दल उसके हाथ से फिसल रहा है, उससे दूरी बना रहा है, इसलिए अब वो उस दल को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है जो लोकसभा चुनाव तक नहीं लड़ पाया था। पशुपति पारस को साथ रखने के लिए दूसरे दल भी तैयार नहीं थे क्योंकि पशुपति की लोकप्रियता पर सभी को संदेह था। यानी साफ है, बिहार एनडीए में जो बवाल मचा हुआ है, अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं तो इसका बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर भी असर दिखाई देगा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के पास लोकसभा में 5 सीट है। एनडीए के सांसदों की संख्या 294 है। ऐसे में अगर 5 सीट कम हो जाती है तो यह संख्या रह जाएगी 289, जो बहुमत से सिर्फ 17 ज्यादा है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। यानी पहले से ही टीडीपी और जेडीयू के दबाव में काम कर रही है मोदी सरकार। ऐसे में अगर एलजेपीआर भी अलग हो जाती है तो यह दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। वैसे एक बात तो साफ हो गई है, जिस तरह से इस बार मोदी सरकार अपने सहयोगियों को साधने में फेल हो रही है,
उससे इस बात के संकेत भी अभी से मिलने लगे हैं कि केंद्र सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, केंद्र की एनडीए सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी। दावा तो यहां तक हो रहे हैं कि 15 अगस्त 2025 को लाल किले पर कोई दूसरा प्रधानमंत्री झंडा फहरा सकता है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल राहुल गांधी की तरफ से जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो अब यहां तक दावा कर दिया है कि अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराई तो दूसरा प्रधानमंत्री इस काम को करवाएगा। यानी देश में जनगणना का काम सितंबर से शुरू हो सकता है और सरकार को जल्दी ही इस बात पर फैसला करना है कि जाति जनगणना कराई जानी है या नहीं। वैसे बीजेपी को समर्थन देने वाले अधिकांश दल जाति जनगणना के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं और चिराग पासवान तो खुलकर बोल रहे हैं। अब चिराग पासवान तो खुलकर बोल ही रहे हैं और नीतीश कुमार भी जाति जनगणना के समर्थन में है, क्योंकि जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे थे उस दौरान उन्होंने बिहार में जाति जनगणना कराई थी। और जानकार तो ये भी दावा करते हैं कि बिहार में 2022 में जब एनडीए सरकार गिरी थी तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जाति जनगणना ही थी, जिस पर बीजेपी राजी नहीं थी और नीतीश सरकार आरजेडी के दबाव में थे और नीतीश खुद चाहते भी थे कि राज्य में जाति जनगणना हो जाए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।